गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चूंकि आधुनिक भारत का इतिहास आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज के चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कैसे वो लोग व्यापारी से साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और आज का चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आए, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी, पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और हमारे हर क्षेत्र पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो चलिए देखते हैं उनका किस तरह से उन्होंने काम किया है। शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। मैं बड़ा कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें और आप लोगों को समस्या ना हो चीज़ों को पढ़ने में। चलिए देखते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी कि मुगल साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली राजा हैं, जो सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करते हैं, वो थे औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने ज़्यादा योग्य नहीं हुए और वो साम्राज्य को ज़्यादा दिनों तक संभाल ना सके और साम्राज्य विघटित हो गया। और धीरे धीरे करके विदेशी कंपनियों ने भारत में प्रतिस्पर्धा करके साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। आगे कह रहा है कि बहुत बाद में मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत भी दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। यानी कि जैसे जैसे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं ये ताकतवर बनने लगी, रियासतें सामने आने लगी, तो जो दिल्ली है यानी कि केंद्र है जहां पे राजा का प्रत्यक्ष शासन था, ये कमजोर हो गया, इसका कंट्रोल नहीं रहा सभी क्षेत्रों में। आगे देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। टाइम पीरियड क्या है? 18वीं शताब्दी का जो अंतिम दौर है, ये टाइम पीरियड है अंग्रेजों के प्रभुत्व का, जो क्या कर रहे हैं, राजनीति पे दस्तक दे रहे हैं, राजनीति में एक नए ताकत के रूप में उभर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि पहल जब अंग्रेज आए तो ये मात्र एक व्यापारी हैं, छोटी सी कंपनी है जो व्यापार करना चाहती है, साम्राज्य विस्तार करना इनका मोटिव नहीं है या उद्देश्य नहीं है। आगे कह रहा है कि और यहाँ के इलाकों पर कब्जा में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। जब वो शुरू में साम्राज्य विस्तार करना नहीं चाह रहे हैं, मात्र व्यापार करना चाह रहे, फिर क्या रीज़न हुआ, क्या कारण बने, कैसे परिस्थितियाँ हुई कि इन्होंने धीरे धीरे करके साम्राज्य विस्तार कर लिया और व्यापार का काम बंद करके साम्राज्य स्थापित करने पर ज़्यादा जोर दिया। आपका मेंस में आंसर राइटिंग भी करने के लिए क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में विजिट किया है, बेखबरी के दौर में भारत पर अधिकार कर लिया। ये कहाँ तक सही है, इसका आंसर लिखें। तो आप सभी को पता है ये सही नहीं है। अंग्रेजों ने जानबूझ करके कूटनीतिक, राजनीतिक जितनी भी तरीके हो सकते हैं वो अपना करके भारत के साम्राज्य पर अधिकार किया, भारत के क्षेत्र पर अधिकार किया और अपने शक्ति को बढ़ाते चले गए। वो बेखबरी के दौर में नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको जानबूझ करके सूझबूझ के साथ, फूट डालो राजनीति के साथ और बहुत सारे तौर तरीके, छल कपट, धोखाधड़ी जो भी कर सकते हैं, उन्होंने वो सारे तरीके अपनाए भारत के साम्राज्य को अपने साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में बदलने के लिए और यहाँ के सभी चीज़ों का शोषण करने के लिए, सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए वो बेखबरी में नहीं कर रहे बल्कि जानबूझ के कर रहे हैं। तो कैसे स्वामी बन बैठे जबकि वो स्वामी नहीं बनने आए थे बल्कि व्यापार करने आए थे? तो कैसे हुआ ये आपको यही देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। कह रहा है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, चूँकि जो भारत है ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? पूर्व में पड़ता है, ब्रिटेन के पूर्व में पड़ता है। तो पूर्व में ये क्यों आ रहे हैं? कह रहा है सन 16 में, ये आपको पता होना चाहिए, ये ईयर याद होना चाहिए। कई बार पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है।
तो सन 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को किस ईयर में स्थापना किया गया है, तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई है कंपनी की। और किसने ये इजाज़त दिया है, स्थापना का जो इजाज़तनामा है, जो प्रमाण पत्र है, किसने दिया है, एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ये क्वेश्चन भी आया है, एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ये क्वेश्चन भी आया है कि जब 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर दिया अंग्रेजों को यहाँ पे व्यापार करने का, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, या भारत का शासक कौन था, सम्राट कौन था, अकबर थे। ये क्वेश्चन भी आया, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मतलब ये पूरब की ओर व्यापार कर सकते हैं, इनको ये एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके पर ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर एक्ट का क्या मतलब है कि पूर्व में व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा रहा है महारानी के द्वारा, और इंग्लैंड के किसी अन्य व्यापारिक कंपनी को ये इजाज़त नहीं है कि वो भी पूर्व में जा करके व्यापार करे। यानी कि एकाधिकार दिया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, एकमात्र वही पूर्व में जाएगा व्यापार करने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा। वही कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती अन्य कंपनियां। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों पर क्या कर सकती है, नए इलाकों में व्यापार कर सकती है। इस बात की इजाजत इस चार्टर के द्वारा कंपनी को मिल गया था। ये चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है नए इलाकों में वो जा सकती हैं और नए इलाकों को खंगाल सकती हैं, यहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती हैं और उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। इनको अधिकार मिल गया कि आप पूर्व में जाइए, सस्ती चीज़ें खरीदिए और इंग्लैंड में लाके महंगी कीमत पे बेचिए, जैसे मसाले, जैसे सूती वस्त्र, जैसे जड़ी बूटियाँ, जैसे अन्य उपयोगी चीज़ें। ये सभी चीज़ें कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। कंपनी को कोई भय नहीं है दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। उस समय जो विदेशी कंपनियां हैं, जब कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा तभी मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर सभी को इजाज़त मिल जाता पूर्व में आने का, तो पूर्व में लोग वस्तुएं महंगी बेचने लगती, क्योंकि जब डिमांड बढ़ता तो सप्लाई भी बढ़ता और कीमतें बढ़ जाती। तो इसलिए ज़्यादा कंपनियाँ अगर आएंगी तो सस्ती कीमत पर वो खरीद नहीं सकते, ज़्यादा लोग लेके जाएंगे तो इंग्लैंड में महंगी कीमत पे बेच नहीं सकते, तो मुनाफा नहीं होगा। इसलिए चाहते हैं कि वहाँ पे इनका एक अधिकार हो, कोई प्रतिस्पर्धी व्यक्ति ना आए जिससे इनको बढ़िया मुनाफा प्राप्त हो सके। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। यानी कि ये जो शाही दस्तावेज है ये सिर्फ इंग्लैंड के कंपनियों को रोक सकता है, यूरोप के बाकी देशों की कंपनियों को नहीं रोक सकता। यानी कि बाकी देश की कंपनियां तो आएंगी ही। आगे कह रहा है जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। यानी कि अंग्रेज जब तक आ रहे हैं महारानी से परमिशन लेकर, तब तक यहाँ पे पुर्तगाली आ चुके हैं। पुर्तगालियों ने यहाँ आके अपना अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और ये करने में मदद किसने किया? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने जलीय मार्ग से भारत को ढूंढा। 1498 में कालीकट में वो उतरे, जमूरिन ने उनका स्वागत किया। और ये किसकी सहायता से आए थे? तो एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था मनीद। गुजराती व्यापारी मनीद के मदद से ये भारत पहुँचे थे। कालीकट बंदरगाह पे उतरे और वहाँ पे जमूरिन ने स्वागत किया। इन्होंने यहाँ से बहुत सारे मसाले बहुत कम कीमत पे खरीदी और जहाज़ों में भर लिया और उसको ले जाके ब्रिटेन में बेचा और 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। और फिर पुर्तगाल से बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे जो लोग हैं वो आने लगे व्यापार के लिए। और धीरे धीरे करके पुर्तगालियों का भारत के पश्चिमी तट पर पूरा का पूरा आधिपत्य स्थापित हो गया।
अरब सागर, हिंद महासागर पर भी इनका बहुत ज़्यादा अधिकार हो चुका था। जब तक अंग्रेज आते पुर्तगाली अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। आगे कह रहा है 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी ये भी क्या कर रहे हैं, सामने आ गए, यानी कि डच भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, पुर्तगाली पहले से ही आए हुए हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोप के बाजारों में किसका डिमांड है, तो भारत में बने बारीक सूती कपड़े का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा यहाँ के रेशम के वस्त्र का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा काली मिर्च, जिसको कहा जाता है यवन प्रिय, यवन प्रिय यानी कि काली मिर्च का, लौंग का, इलायची का और दालचीनी का, इन सभी गर्म मसालों का जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। यानी कि जैसे जैसे कंपनियां आती गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ता गया, डिमांड बढ़ता गया, सप्लाई बढ़ता गया, तो इनकी कीमतें भी बढ़ती गई। लोग अब और महंगा बेचने लगे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आ गए खरीदने और सभी को चाहिए। तो ऐसे में अब ये चीज़ें महंगी होने लगी भारत में, और यूरोप में ये चीज़ें अब ज़्यादा मुनाफा नहीं दे रही हैं, यानी कि अब कंपनियों को नुकसान होगा या कम मुनाफा होगा। मुनाफा तो है लेकिन कम होगा, पहले कहाँ 60 गुना और फिर कहाँ कम हो जाएगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। यानी कि अब इनके सामने एक ही रास्ता है कि वो अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सस्ते में माल खरीदना चाहते हैं, महंगे में बेचना चाहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो अपनी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उनको ये क्या करे, समाप्त करे, खत्म करे, ताकि उनको फिर से वो फायदा मिले। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिला, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज को आगे जाने से रोक देती थी। यानी कि अब कंपनियां एक दूसरे के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो रही है, रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस तरह की समस्याएं होने लगी थी। आगे कह रहा है बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यानी कि ये व्यापार कैसे चल रहा है, हथियारों की मदद से चल रहा। आप सभी को अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो किले हैं, जो उनकी कोठियां हैं जहां माल को रखा जाता है, उस पर भी क्या कर रही हैं लोग, चौकियां बना रहे हैं। किलों को सुरक्षित रखने के लिए चौकियां बनाई जा रही हैं, किले बनाए जा रहे हैं, पुलिस तोप लगाए जा रहे हैं। इनके जो मतलब किले होते थे जहाँ पे ये सामान को रखते थे, जिसको फैक्ट्री भी कहते थे, गोदाम भी कहते थे, इस पर ये लोग बहुत सारे बंदूकें, मिसाइल और ऐसे हथियारों को लगा के रखते थे ताकि कोई इनके फैक्ट्री पर आक्रमण ना करे। आगे देखिए, अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए यह कैसे हुआ। अब यहाँ पे समस्या हो रही, कंपनियां आपस में लड़ रही हैं। आपस में लड़ने की वजह से ये लोग अपनी कोठियों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाज़ों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये नगरों में अपने लिए कोठियाँ बना रहे हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज बना रहे हैं, विलियम्स बना रहे हैं, इस तरह के जो कोठियां बना रहे हैं उसमें हथियार रख रहे हैं, सैनिक रख रहे हैं, तो इस बात से स्थानीय नवाब, स्थानीय राजा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब इन्हें ना चाहते हुए वहाँ के राजा और नवाब से भी उलझना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने फायदे के साथ समझौता नहीं करना चाहते, इनको तो मुनाफा चाहिए ही चाहिए। अब यह हमारे यहाँ के राजाओं और नवाबों से भी भिड़ेंगे, तो आपस में तो लड़ ही रहे हैं, स्थानीय शासकों के साथ भी इनका अब टकराव होना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया, चूंकि बंगाल काफ़ी समृद्ध प्रांत था उस समय भारत का, और अंग्रेजों ने सबसे पहले यहीं पे बड़े पैमाने पे व्यापार करना शुरू किया। पहली फैक्ट्री तो उन्होंने सूरत में मसूलीपट्टनम में लगाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाई, लेकिन बड़े पैमाने पे जो व्यापार किया इन्होंने बंगाल से किया है। वही कह रहे हैं कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। 1613 ईस्वी में आपने देखा था, 1611-13 ईस्वी में 11 में अस्थायी फैक्ट्री, 13 में अस्थायी फैक्ट्री सूरत में, 1651 में ये हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ले गए हैं और यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया है। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन व्यापारियों को उस टाइम में फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस था, यानी कि इन फैक्ट्रियों में क्या होता था, वेयर हाउस होता था, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जो सामान ये विदेशों को भेजना चाहते थे या ब्रिटेन को भेजना चाहते थे, उसको इन वेयर हाउसेस में स्टोर कर लिया जाता था। स्टोर करने के बाद जहाज़ों पे लोड किया जाता था और फिर वो भेज दिया जाता था। यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से सस्ते कीमत पे सामान को खरीद करके बंदरगाहों या नगरों में बड़े बड़े गोडाउन में इनको डंप किया जाता था। फिर उन गोडाउन से सामानों को नाव पे रख करके विदेश यानी कि अपने देश को ले जाया जाता था और वहाँ महंगी कीमत पे बेच के मुनाफा कमाते थे। इसी को ये लोग वेयर हाउस कहते हैं। यहीं पर उनके दफ्तर, यहीं में क्या होते थे, उनके दफ्तर भी होते थे, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए मोटिवेट किया। जो व्यापारी हैं, जो सौदागर हैं, उनको फैक्ट्री के पास बसने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप फैक्ट्रियों के आसपास बसिए, अपने सामानों को लाइए, हमारे यहाँ बेचिए, सस्ते में खरीदिए और हमें सस्ते में दीजिए। ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, जो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। यानी कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने लिए जो किले बना रहे हैं, इसके लिए इन्हें जगह चाहिए थी, तो जगह के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव को खरीद रहे हैं। और साथ ही ये लोग क्या करेंगे, गांव को खरीदने के बाद वहाँ पे नगर बसाएंगे। जैसे एक गाँव कालीकाता था जिसको इन्होंने खरीदा था, जो बाद में क्या हो गया, कलकत्ता बन गया और वहीं पे कलकत्ता नगर का विकास हो गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो क्या है, सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को खरीद करके इन्होंने एक नगर बसाया जिसे कोलकाता कहा जाता था। आजकल इसको मतलब कलकत्ता कहा जाता था, वर्तमान में इसको कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। इनको समय समय पे फरमान भी मिलता रहा, जैसे फर्रुखसियर से फरमान मिला था इनको। शाह शुजा ने भी फरमान दिया था कि मात्र 3000 रुपये दीजिए और पूरे बंगाल पर आप पूरे वर्ष आराम से बिना कोई शुल्क चुकाए व्यापार कीजिए, जो कि काफ़ी नुकसान वाला सौदा था। इतने बड़े बंगाल से क्षेत्र से सिर्फ 3000 रुपये वार्षिक लेकर के उनको पूरा छूट दे दिया गया कि आप बिना किसी शुल्क के व्यापार कीजिए और जितना चाहे मुनाफा कमाइए। ऐसी चीज़ें जो है इन्होंने औरंगजेब से भी प्राप्त कर रखा है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। ये लोग चाह रहे हैं कि नए ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें मिले, पहले से जो रियायतें मिली हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। इस प्रयास में कंपनी लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी को जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। फायदा उठा रहे हैं। बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को है, लेकिन उनके जो अफसर हैं जो निजी व्यापार करते हैं वो लोग वहाँ भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई भी शुल्क अदा नहीं करेंगे क्योंकि शासक ने हमें छूट दी है। जबकि ये छूट निजी व्यापार के लिए नहीं है, केवल और केवल कंपनी को व्यापार करने के लिए है। आगे कह रहा है, इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। ऐसे में जो बंगाल के नवाब हैं मुर्शिद कुली खान, वो विरोध क्यों ना करे, निश्चित ही विरोध करेंगे क्योंकि यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है फरमान का या जो भी उनको छूट दी गई है इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बातें हैं।
व्यापार से युद्ध तक। देखिए किस तरह से व्यापार करने आए हैं और किस तरह से इन लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिया है। तो व्यापार से युद्ध तक का देख लेते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में, कब? 18वीं सदी के शुरुआत में, यानी कि 1700 आपके 15, 17, 18 या 20, 22 तक की बात कर लें, या ये भी कह सकते हैं कि आपका 1755 तक का। कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये देखिए मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे नवाबों का कई क्रम चला। अली वर्दी खान सबसे योग्य माने जाते हैं। इन्हीं के नाती हैं सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उन्होंने कहा कि अगर व्यापार का अधिकार चाहिए, छूट चाहिए, तो आपको हमें नजराने देने पड़ेंगे। उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं है, आप व्यापार कर सकते हैं, सिक्का नहीं ढाल सकते। अगर सिक्का चलाएंगे तो सिक्का इनका तो चल ही जाएगा ना, यानी कि ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। साथ ही कहा कि आप लोग किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी करने की क्या ज़रूरत है, व्यापार करने आए हैं तो व्यापारी की तरह काम कीजिए। किलेबंदी क्यों कर रहे हैं, रोका। आगे कह रहे कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। इनकी वजह से ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसीलिए नवाब को अब कम राजस्व मिल रहा है। आगे कह रहा है और नवाब की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। देखिए कंपनी कह रही कि नहीं, मैं टैक्स नहीं चुकाऊंगा, मैं इसका जो मुझे फायदा मिल रहा है मैं उसका फायदा लेते रहूंगा। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, जो अंग्रेज हैं ये लोग अपमानजनक चिट्ठियां लिख रहे हैं और उनके अधिकारियों को भी अपमानित करने की नहीं देंगे टैक्स। क्या कर लेंगे आप, हम आपके गुलाम थोड़ी हैं। हमें फरमान जारी किया है यहाँ के मुगल बादशाह ने कि हम बिना टैक्स व्यापार कर सकते हैं, जबकि अब वो मुगल बादशाह नहीं है और ये लोग उसका दुरुपयोग भी तो कर रहे हैं। कंपनी को अधिकार है, निजी व्यापार भी उसी के हिसाब से कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे नवाब विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण कराना होगा। कंपनी को लग रहा है कि शुल्क मुक्त व्यापार करने को मिलेगा तभी मुनाफा होगा। इन्हें लग रहा है कि सुरक्षा के लिए किलेबंदी भी करनी होगी। इन्हें लग रहा है कि इन्हें आप गांव को खरीद करके अपने अंडर में लेना होगा और अपने लिए बढ़िया मजबूत क्षेत्र भी स्थापित करने होंगे। इस तरह की जो बातें हैं ये इनको लग रहा है। साथ ही इन्हें लग रहा है हमें अपनी संख्या भी बढ़ानी होगी, चूँकि संख्या में हम कम हैं। आगे कह रहा है ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और ये टकराव क्या हो रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और नवाब अपनी बात कह रहे हैं। अंततः इन टकरावों का परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आया, जो कि इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। ये युद्ध इसी वजह से है कि अंग्रेज अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, नवाब की बात को नहीं सुन रहे हैं। इसी का परिणाम हुआ प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध आ गया है, आप सभी को पता होगा प्लासी के युद्ध के बारे में। आप देख रहे हैं 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के बीच। लेकिन ये युद्ध हुआ क्यों है, रीज़न आपको पता चल गया है कि अंग्रेजों को फरमान मिला था मुगल बादशाह की तरफ से कि आप वर्ष में 3000 रुपये हमें दीजिए, शुल्क मुक्त व्यापार कीजिए, कंपनी को अधिकार है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो अधिकारी हैं वो जो निजी व्यापार कर रहे हैं उस पर भी वो शुल्क नहीं दे रहे, जबकि अधिकार तो केवल कंपनी को दिया गया था, लेकिन ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनको जो फरमान मिला है कि आप बिना शुल्क दिए पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, उसको स्थानीय व्यापारियों को भी बेच देते हैं कि आप ये फरमान दिखा के बिना चुंगी दिए यहाँ से चले जाइए, और उनसे बदले में पैसे ले लेते हैं, यानी कि डबल मुनाफा। खुद भी नहीं दे रहे हैं, स्थानीय व्यापारियों को भी नहीं देने दे रहे हैं। इससे नवाब को नुकसान हो रहा है और नवाब ने इस बात का विरोध किया। कंपनी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। निश्चित ही अब दोनों लोगों में युद्ध होगा और यहाँ पे नवाब सही हैं,
लेकिन अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं कि नहीं, वो अपना व्यापार वैसे ही करेंगे जैसे वो करते आए हैं। और यही रीजन रहा युद्ध का, जो कि प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आया। 1756 में अली वर्दी खान, ये देखिए काफी फेमस व्यक्ति हैं, की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। चूँकि सिराजुद्दौला एक शक्तिशाली नवाब है और वो सारे अधिकार अंग्रेजों को नहीं दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि नवाब के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कठपुतली हो, जो अंग्रेजों के इशारे पे चले। इसके लिए नवाब को राजगद्दी से हटाना जरूरी है। और फिर ये लोग नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लेते हैं, ये बोल के कि आपको हम लोग नवाब बनाएंगे। साथ ही इनकी मौसी घसीटी बेगम भी अंग्रेजों से मिल गई। इसके अलावा जो समय के बैंकर थे, जो सबसे बड़े सेठ हैं, उन सभी को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया और नवाब को षड्यंत्र के तहत कमजोर कर दिया गया। आगे कह रहा है कि कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब अंग्रेजों ने किलेबंदी करना नहीं बंद किया, राजस्व नहीं चुकाया, तो नवाब को मजबूरी में उनके किलों पर आक्रमण करने पड़े और कासिम बाजार में स्थित अंग्रेजों के किले पर उन्हें आक्रमण कर दिया 30,000 सेना के साथ। वही कह रहा है कि इनकी फैक्ट्री पर हमला कर दिया। नवाब को की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताला डाल दिया गया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया, यानी कि नवाब ने उनके किले पर अधिकार किया, लोगों को बंदी बना लिया, ताले लगा दिए गए, हथियार जब्त कर लिए गए और फिर ये लोग फोर्ट विलियम की तरफ बढ़े। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। देखिए रॉबर्ट क्लाइव उस समय यहाँ नहीं है, मद्रास में है और वो सेना के साथ बंगाल में आ रहे हैं नवाब के प्रभुत्व से कंपनी के जो कोठी हैं, जो लोग हैं, उनको रिहा कराने के लिए। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी और ये जो सेना है क्लाइव की, इसको नौसेना की मदद भी मिल रही है, जो कि वाटसन उस समय है, वाटसन नौसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने भी इनको मदद किया है। आगे कह रहा है इसके बाद क्या होता है, वाटसन की मदद से किस तरह से जो क्लाइव है वो जीतने में जो है हो जाते हैं सक्सेस। यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है जो आपको जानना है। तो देखिए क्लाइव जो हैं ये आ रहे हैं मद्रास से, वाटसन भी इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे कह रहा है नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। मीर जाफर की टुकड़ियां हैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे युद्ध होना अब असंभावी हो गया। एक तरफ क्लाइव है और वाटसन है, दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला और युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो मेन सेनापति हैं जिनका नाम था मीर जाफर, इनको अपनी तरफ ये बोल के मिला लिया कि अगर हम जीते तो आपको नवाब का पद देंगे। बाकी लोगों को पैसे और साम्राज्य का मतलब क्षेत्र देने का वादा करके अंग्रेजों ने मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और एक सेना का बड़ा हिस्सा जो है वो अंग्रेजों से जा मिला, अंग्रेजों की तरफ से हो गया और नवाब की तरफ से युद्ध नहीं किया। रीज़न ये हुआ कि जो प्लासी का युद्ध है इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और एट लास्ट उनको पकड़ करके मार दिया गया। बंगाल का नवाब मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने बना दिया और लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बन गए थे।
संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से यह चिट्ठी भेजी थी। मतलब जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटेन में हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, उनको इनकी गतिविधियों पर विश्वास नहीं है। फिर जो क्लाइव हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखा है विलियम पिट को 1759 में। क्या लिखा, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि इतनी जो विशाल सत्ता हमें मिली है एक कंपनी के लिए बड़ी बात है। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है। इन्होंने कहा, ब्रिटेन में बैठ कर के इतना शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग, बड़े सी रियासत पर आसानी से कब्जा कर लेना, वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त करना, फायदा कमा लेने में क्या बुराई है, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं कंपनी की गतिविधियों पर। ऐसा क्लाइव ने लिखा है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। क्या कहा है बंगाल के नवाब ने, उन्होंने कहा, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वहाँ ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं और दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। ये किसने लिखा है, बंगाल के नवाब ने लिखा है कि जब वो आए थे तो कह रहे थे मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं एक कोठी बना लूँ जहाँ मैं अपना सामान स्टोर कर सकूँ। लेकिन आज उन लोगों ने उस जगह पे कोठी बनाई ही बनाई, किलेबंदी भी कर लिया। किलेबंदी करने के बाद उसके चारों तरफ खाई खोद दी और उन खाइयों को नदी से अटैच कर दिया। वहाँ पे किले के ऊपर इन्होंने बहुत सारे तोपें लगा दी और यहाँ के व्यापारियों और कारीगरों को कह दिया कि इसके आसपास आकर के बसिए और हमें मुनाफा कमवाइए, और यहाँ के आदमी और औरतों को गुलाम बना लिया। इतना ज़्यादा इनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसा नवाब कह रहे हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत है। भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत प्लासी का युद्ध है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ये देखिए, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर वह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। अंग्रेजों को लग रहा है कि अभी हमें साम्राज्य में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, अभी हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, और व्यापार को बढ़ाना है तो यहाँ का जो साम्राज्य हमने जीता है उसको किसी स्थानीय व्यक्ति को ही दे दे ताकि फालतू के झगड़ों से दूर रहे। अगर हम खुद अपने हाथ में लेंगे तो दूसरे लोग आक्रमण कर सकते हैं, दूसरे लोग आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन अगर यहीं का कोई नवाब होगा तो लोगों को आपत्तियां नहीं होंगी और हमें व्यापार करने में समस्या नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये खुद नवाब नहीं बने बल्कि मीर जाफर को नवाब बना दिया। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। यानी कि कंपनी का ये सोचना भी बहुत आसान नहीं रहा, या कि किसी को नवाब बना देंगे वो कठपुतली रहेगा और जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। जो नवाब बनेगा उसको भी तो अपनी जनता के सामने अपनी संप्रभुता, अपने वैभव, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, और इसके लिए उसके अंदर भी तो स्वायत्तता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए निर्णय लेने की। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल निर्णय नहीं रहा। तो फिर कंपनी क्या करती, अब कंपनी क्या करेगी। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने
परेशान करना मतलब जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1765 में हुई में उसको भी हारना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। जब मीर जाफर ने कहा कि अब मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को घूस पैसे रियायतें नहीं दे पाऊंगा तो उनको हटा के कासिम को बना दिया गया। कासिम ने भी विरोध व्यक्त करना शुरू किया कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी संप्रभुता चाहिए, हमारी भी सेना होनी चाहिए, हमें भी राजस्व चाहिए, क्योंकि मैं नवाब हूँ, मुझे अपनी जनता की ज़रूरतों को भी तो पूरा करना है। तो कंपनी ने फिर मीर कासिम को भी हटाने का प्रयास किया और इसीलिए युद्ध हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध। हालांकि इसमें मीर कासिम का मदद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला भी कर रहे हैं और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हैं, एक तरफ शाह आलम द्वितीय हैं और शुजा-उद-दौला हैं और मीर कासिम है और दूसरी तरफ अंग्रेज, और इनकी संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ जो कि कहलाया बक्सर का युद्ध 1764। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें हारने के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार मिल गया था। तो यहाँ पे मीर जाफर जो है फिर से बन गए नवाब, क्योंकि कासिम हार गए और उनको बंगाल से भागना पड़ा था। आगे कह रहा है अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब नवाब क्या करता, 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को देता। कंपनी अपनी सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने ख्याल जो है खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, क्लाइव कह रहे हैं। यानी कि इन्होंने देखा 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और फिर इन्हें लग रहा है कि कठपुतली नवाब रखने पर कितने युद्ध करने पड़े, कितनी समस्याएं हुई, बहुत कोई फायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कि कठपुतली नवाब रखने से अच्छा है कि खुद ही मैं नवाब बन जाऊं और सारा प्रशासन सब कुछ अपने हाथ में ले लूं बंगाल का। और फिर यहाँ से कंपनी ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इसके पहले जो टाइम पीरियड था इसको द्वैध शासन कहा जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इन्होंने अपने हाथ में काफ़ी कुछ ले लिया। आगे कह रहा है आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मामले के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी को एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये भी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि अब अंग्रेजों का आधिपत्य तो हो गया बंगाल पे, लेकिन बंगाल से अभी भी सामानों को खरीदने के लिए इनको सोना ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था। रीज़न ये था कि इनके पास ब्रिटेन में ऐसा कोई सामान नहीं था कि उसको ला के बेचते भारत में और भारत से पैसा मिलता और फिर उस पैसे से भारत से कच्चा माल खरीद के भारत ब्रिटेन लेके जाते। यानी कि यहीं के सामान को खरीद के इनको ब्रिटेन ले जाके बेचना पड़ता था, वहाँ का कोई सामान यहाँ ला के ये नहीं बेच सकते थे, ऐसी इनकी स्थिति है। तो यहाँ पे अभी तक ये पैसा ब्रिटेन से लेकर के आ रहे हैं और भारत से सामान खरीद करके ब्रिटेन में ले जा करके बेच रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, जो है प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। जब प्लासी का युद्ध हो गया और इनका प्रभुत्व हो गया बंगाल पर और इनके हाथ में अच्छा खासा राजस्व आने लगा, तब इन्होंने पैसा ब्रिटेन से मंगाना बंद करके यहीं के पैसे से यहीं के सामान को खरीद करके ब्रिटेन में बेच करके मुनाफा कमाने लगे। वही कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तर का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। यानी कि इतना ज़्यादा इनकम इनको भारत के बंगाल के राजस्व से होने लगा कि किला बंदी भी कर सकते हैं, सेना भी रख सकते हैं, कर्मचारियों के वेतन भी उठा सकते हैं, बिना ब्रिटेन से पैसा मंगाए यहाँ के सामानों को खरीद भी सकते हैं। इतना इनको ज़्यादा फायदा होने लगा था बंगाल के राजस्व से। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर जो हैं ये क्या बन गए, नवाब बन गए।
कह रहा है नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, यानी कि कंपनी के हर कर्मचारी के मन में लालच आने लगी कि इतना ज़्यादा पैसा कर्मचारियों को मिल रहा है भ्रष्टाचार से, करप्शन से, तो इससे हम लोग नवाब बन सकते हैं। हर कोई नवाब बनने का ख्वाब देखने लगा। नवाब मतलब जिसके पास हैसियत हो, पैसा हो, उसी को कहा जाता है नवाब। तो कंपनी का हर जो व्यक्ति है वो क्या करने लगा, नवाब जैसी स्थिति में आने लगा था, यानी कि अपने आप को नवाब समझने लगा था। आगे देख लीजिए, कह रहा है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। अब नवाबों को मजबूर किया जाने लगा कि वो कंपनी के लोगों को तोहफे दे, पैसे दे और जमीन प्रदान करे बड़े पैमाने पे। आगे, खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। क्लाइव ने खुद बेहिसाब दौलत जमा कर लिया था भारत में रह करके। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, यानी कि जब वो चेन्नई आया, तो इंग्लैंड से जब वो मद्रास आया तो उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। जब वो 1743 में भारत में काम करने के लिए आया था तो मात्र 18 वर्ष का एक लड़का था। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी हो गई है, देख रहे हैं आपका 40,000 लगभग आप देख सकते हैं, यानी कि 4 लाख है, 4 लाख और जो है ये इनका पाउंड के बराबर हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंप दिया गया था। यानी कि जिसने लाखों रुपए कमाए हैं भारत से अपने कार्यकाल पूरा होते होते गवर्नर जनरल का, उसको दूसरे कार्यकाल में भेजा गया कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त कीजिए। जो खुद इतना भ्रष्ट है, करप्ट है और भ्रष्टाचार करके इतना पैसा कमाया, बेहताशा या कहिए कि इतना पैसा जिसका कोई लिमिटेशन नहीं था, उसको भेजा गया कि कंपनी में भ्रष्टाचार को कम करिए। इतना आसान है कि भ्रष्टाचार जो कर रहा है वही कम करेगा। हाँ, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है। ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं वो भ्रष्टाचार को क्या काम करेगा। आगे कह रहा है अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। देखिए, जिसको भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए भेजा गया, लास्ट में उसी के ऊपर अभियोग लगा भ्रष्टाचार का और उसे सफाई देनी पड़ी कि वो भ्रष्ट नहीं है। वही कह रहा है कि सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। सरकार को लग रहा था इतनी संपत्ति इनके पास कैसे आ गई। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। 1772 में भ्रष्टाचार से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन 74 में क्या किया इन्होंने, आत्महत्या कर दी। इनको बंगाल का टाइगर कहा जाता था, इनको स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता था। ये क्वेश्चन है कि बंगाल का टाइगर कौन से गवर्नर जनरल को कहा गया है, या स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कौन से गवर्नर जनरल को कहा गया है, तो लॉर्ड क्लाइव को कहा गया है। लेकिन ये खुद भ्रष्टाचार के आरोप में संसद में सफाई देनी पड़ी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। सभी कर्मचारी इनकी तरह बेइंतहा एक तरीके से कहिए कि ये दौलत नहीं कमा पाए। बहुत सारे कर्मचारी युद्ध में मारे गए, बहुत सारे कर्मचारी बीमारियों के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है, यानी कि सभी भ्रष्ट और बेईमान नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत से ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौटे गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। जो जिंदा रहे, जिंदा बच गए और यहाँ से पैसा लेकर वापस गए, उन्होंने वहाँ जाके आलीशान जीवन जीना शुरू किया, यानी कि काफ़ी पैसे कमाए।
उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। इन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो भारत से जाते थे कमा करके और ठाट बाट से रहते थे, उनको अंग्रेज लोग क्या कहते थे? नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द है, नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर भी कहते थे कि नए नए अमीर हुए हैं, और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था कि ये तो रातों रात अमीर हो गए हैं, ये तो नवाब हैं, ये तो नए अमीर हैं जो गए और कुछ वर्षों में आए और इनके पास इतना पैसा हो गया कि नवाबों की तरह रह रहे हैं। ऐसी बातें बोलकर उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। जो भारत में कुछ समय रह करके अच्छा खासा पैसा कमा के जाते थे और बड़े ठाट बाट से रहते थे। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा भारत में उस समय था कि लोग कम समय में अमीर हो जाते थे। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? क्लाइव खुद को कैसे देखता था? कह रहा है संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि जब संसद में सुनवाई हो रही थी भ्रष्टाचार का, उस समय क्लाइव ने क्या अपनी सफाई में कही थी? देखिए क्या कह रहे हैं। प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। ये कह रहे हैं कि जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद मैंने बहुत ही संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उसने क्या कहा कि उसने किस तरह से संयम का परिचय दिया। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यानी कि अपने आप को ये ज़्यादा अच्छा बताने का कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं जब मैंने प्लासी का युद्ध लड़ा तो सोचिए, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि स्थिति क्या थी। एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा मेरे अंडर में था। ये मतलब जो है वहाँ के जितने सेठ महाजन थे वो मेरे लिए जान देने को तैयार थे। वहाँ पे एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात, सारे मेरे लिए खजाने खुले हुए थे। मैं जो चाहता, जितना चाहता ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में मैंने संयम का परिचय दिया। सोचिए ये कितना मुश्किल काम था। मैं खुद सोचा हूँ, मैं मतलब ये कह रहे मैं खुद सोचता हूँ कि मैं इतना संयमित कैसे हो पाया, मैं इतने संयम का परिचय कैसे दे पाया था। तो ये बात समझ में आ रही है। ये खुद को इनोसेंट बता रहे हैं कि मैंने बहुत संयम का परिचय दिया है। मेरी जगह कोई और होता तो निश्चित वो भ्रष्ट हो जाता, करप्ट हो जाता, लेकिन मैं भ्रष्ट करप्ट नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपना काम कर रहा था। तो इनकी बातों से आपको लग रहा होगा कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं अपने आप को बेगुनाह दिखाने के लिए। कह रहा है कि थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने। अच्छा, कुछ छूट रहा है क्या? देख लेते हैं क्या कुछ छूट रहा है। हाँ, यहाँ से हमें देखना है। कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था, यहाँ से हमें देखना है। ये पैरा छूट रहा था। कंपनी का फैसला, यानी कि कंपनी का फैलता शासन, कंपनी का जो शासन है कैसे फैला, कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे बहुत ज़्यादा हो गया। कह रहा है यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यहाँ पे कह रहा है कि 1757 से 1857 के बीच की अगर हम बात करें, अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि इन्होंने किसी अनजान या सुनसान या ऐसी जगह पे आक्रमण नहीं किया जिसके बारे में इनको जानकारी ना हो, बल्कि इन्होंने वहाँ पे आक्रमण किया जिसके बारे में इन्हें जानकारी है और बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं, अपनी नीतियाँ बना रहे हैं और उन नीतियों पर चल करके साम्राज्यों को हरा रहे हैं, रियासतों को हरा रहे हैं और उस पर अधिकार कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमने बेखबरी में किया, अनजाने में किया। अनजाने में नहीं कर रहे हैं बल्कि जानबूझ करके कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है कि
देखिए क्या करेंगे, पहले वहाँ के क्षेत्र के बारे में ये राजनीतिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, आर्थिक और फिर कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करके अधिकार कर रहे हैं, यानी कि हर तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं किसी भी राज्य या रियासत के अधिग्रहण में। काफ़ी आसान है, कितनी आसानी से काम कर रहे हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इसके बाद इन्होंने राज्यों में अपने रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। रेजिडेंट मतलब अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए, और इनके प्रतिनिधि हैं तो निश्चित ही इनके लिए काम करेंगे। वही कह रहा है कि रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि हैं। ये कैसे प्रतिनिधि हैं? राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। ये जो रेजिडेंट हैं ये क्या करेंगे? कंपनी के हितों की रक्षा करेंगे और उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। यानी कि ये लोग रेजिडेंट के माध्यम से साम्राज्य के अंदरूनी मैटर में भी हस्तक्षेप करने लगे, अंदरूनी मैटर पर अपना कंट्रोल करने लगे, और ये यही निर्धारित करने लगे कि अगला राजा कौन बैठेगा, वो किस तरह से शासन करेगा, उसका विदेश नीति कैसा होगा, उसका काम कैसा होगा, ये सब यही लोग निर्धारित कर रहे हैं। यही कह रहा है कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दिया। सहायक संधि वेलेस्ली ने लागू किया है। सहायक संधि वेलेस्ली की ही देन है, ये चीज़ जानते होंगे आप लोग। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। जो रियासतें सहायक संधि को स्वीकार कर लेती थी वो अपना खुद का सेना, स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी, वो अंग्रेजों की सेना पर ही निर्भर हो जाएगा, वही कह रहा है। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, कंपनी की सेना उसे सुरक्षा प्रदान करती थी, और ये सेना भी कंपनी के लिए ही काम करेगी, निश्चित ही अंग्रेजों की ही भक्त होगी, वो उस राज्य के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। आगे, और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यानी कि जिससे सहायक संधि हुई है वो राज्य सेना अपना नहीं रखेगा, कंपनी की सेना रखेगा। कंपनी के सेना का खर्चा भी उसी राज्य को उठाना होगा, उसके आंतरिक मैटर में वो काम करेगा, लेकिन रेजिडेंट हस्तक्षेप करेंगे। विदेशी मैटर पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ जाता था, यानी कि आंतरिक बाह्य हर तरह से इनको अंग्रेजों के कंट्रोल में कर लिया जाता था। जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, वही कह रहा है भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। और सहायक संधि के तहत अगर आपने सैनिकों को सही समय पे वो पैसे, वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई तो उनका ज़मीन भी जुर्माने के तौर पर उनसे जब्त कर लिया जाता था कि आप रहने दीजिए, हम आपकी ज़मीन से खुद अपना इनकम प्राप्त कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था भी है। देखिए कितनी ज़बरदस्ती है कि आपको सहायक संधि करनी है, आपके यहाँ कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, विदेशी मैटर कौन हल करेगा, कैसा मैटर होगा, सेना होगा कि नहीं होगा, आपको खर्चा देना ही देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो ज़मीन छीन लेंगे। ये सारी चीज़ें अंग्रेज कर रहे हैं। कितना बढ़िया इन लोगों ने तरीका बनाया या जाल बिछाया है भारतीयों को फंसाने के लिए। वही कह रहा है कि इलाके अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए लॉर्ड, जो मतलब ये आपके रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आए, 1798 से 1805 इनका टाइम पीरियड है था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। यानी कि जिसने भी सहायक संधि स्वीकार की, एक टाइम के बाद उनके इलाके को किसी न किसी बहाने से छीन लिया गया या अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कभी खर्चा ना देने के नाम पे, कभी कुशासन के आरोप पे, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर के, कभी अपने हिसाब से राजा बना करके उनका साम्राज्य इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में अंग्रेजों के हाथों में आ गया। ये चीज़ याद रखिएगा। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? रेजिडेंट की ताकत कह रहा कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। रियासत का राजा कौन होता है? रेजिडेंट होता। अंग्रेज जिसको रेजिडेंट बना रहे ना वो रियासत का राजा होता था।
कैसे हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे या देते हैं। जब एक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। रेजिडेंट नवाबों की तरह रहते हैं, राजाओं के साम्राज्य में हर उस चीज़ का यूज करते हैं जो कि एक नवाब करता है और इनका बहुत अच्छे से अगर सामंजस्य उस राजा के साथ बैठ गया तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐश की होती थी। कभी कभी जब ये राजाओं के निजी मैटर में हस्तक्षेप करते थे तब राजाओं का इनसे टकराव होता था, अन्यथा इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये अपना आराम से वहाँ रह सकते थे रियासतों में। अब बात करेंगे टीपू सुल्तान, जिनको शेर ए मैसूर कहा जाता है, यानी कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर का शेर। कह रहा है जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। मैसूर के राजा हैं टीपू सुल्तान और इसके पहले इनके पिता हैं हैदर अली। ये दोनों लोग पावरफुल राजा हैं और अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करते। अंग्रेजों को इनसे खतरा महसूस होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो पावरफुल हों और अंग्रेजों की अधीनता न स्वीकार करें, ऐसे लोगों से अंग्रेजों को खतरा महसूस होता है। तो निश्चित ही ऐसे लोगों को राजगद्दी से या प्रशासन से हटाने का प्रयास अंग्रेज करते हैं ताकि ये उनके लिए चुनौती ना बने। हैदर अली शासनकाल इनका 1761 से 1782 का है और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 99 का है। यानी कि आप देखेंगे लगभग इनका जो टाइम पीरियड है ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लगभग 21 वर्ष इन्होंने शासन किया है और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं, लेकिन फिर भी लगभग 19 वर्षों का शासन इनका भी है, या 19 ना कह के आप कह सकते हैं लगभग 15-16 वर्ष इन्होंने भी शासन किया। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यानी कि जो मालाबार है, जो केरल का पश्चिमी तट है, उसको मालाबार तट कहा जाता है और केरल को बागानों का मतलब मसालों का बागान भी कहा जाता है, यानी कि बड़े पैमाने पे गरम मसाले मिलते हैं। लेकिन इस तट पर अधिकार किसका है? मैसूर का है और अंग्रेज यहाँ से मसाला निर्यात करना चाहते हैं। तो निश्चित ही अब उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान से दुश्मनी मोल लेनी होगी। वही कह रहा है कि यहाँ पे कंपनी इलायची और काली मिर्च खरीदना चाहती थी और उसको बेचना चाहती थी, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका है? टीपू सुल्तान का है। आगे कह रहा है कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। ये लोग चंदन की लकड़ी भी निर्यात करते हैं जो काफ़ी कीमती होता है, काली मिर्च भी निर्यात करते हैं जिसको यमन प्रिय कहा जाता है, दालचीनी जो गरम मसाले का एक बड़ा हिस्सा है इसको भी बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। इस पर टीपू सुल्तान ने 1785 में रोक लगा दिया कि यहाँ से आप लोग निर्यात नहीं कर सकते हैं। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये देखिए, ये अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसियों से इनका रिश्ता अच्छा है। इनकी सहायता से इन लोगों ने अपने यहाँ आधुनिक शस्त्रागार भी बनाए। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार बनाया था और इसको टीपू सुल्तान ने और आगे बढ़ाया। फ्रांसीसियों से इन्होंने दोस्ती भी करी। नेपोलियन को इन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता भी दिया। इन्होंने जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी ली थी। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया था और अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने वहाँ का कैलेंडर भी जारी किया था। ये सब याद रखिएगा। कौन कर रहे हैं? टीपू सुल्तान कर रहे हैं, जो कि आपके हैदर अली के बेटे हैं। इन्हीं का संबंध फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छा था और ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि टीपू सुल्तान उनके दुश्मन यानी कि फ्रांसीसियों से दोस्ती बनाए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है चित्र 9, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म्स, ये डेनियल आर्म्स हैं जिन्होंने ये चित्र बनाया है।
कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा और हैदराबाद के जो निज़ाम है इनकी मदद से कंपनी की संयुक्त फौज ने हमला किया और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया। संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से और इस संधि के तहत उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा था। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य का तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेजों को कई बार हराया था और कई बार अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी थी, लेकिन ये लोगों ने जब टीपू सुल्तान को हराया तो इन्होंने भी संधि करी और उस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा था। और इस दृश्य का जो फोटो है वो डेनियल ने बनाया है, क्योंकि जो ब्रिटिश हैं इनको ऐसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है जिसमें अंग्रेज जीत रहे हो और भारतीयों की हार हो रही हो। ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे क्या कह रहा है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। जब टीपू सुल्तान ने कहा कि यहाँ से निर्यात नहीं करने देंगे तो अंग्रेजों को लगा कि ये लोग तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, साथ में घमंडी भी हैं, हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं और खतरनाक भी हैं, आगे हमें और नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको अपना दुश्मन बना लिया और आग बबूला हो गए कि अब इनको समाप्त करना ही करना है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार युद्ध हुई। मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं। आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चतुर्थ कब हुआ। तो देखिए 1767 से लेकर के 69 में प्रथम हुआ है। ये कब का है, प्रथम मैसूर का युद्ध है। और इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि। याद रखिएगा ये युद्ध कैसे समाप्त हुआ, मद्रास की संधि से प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त हुआ जो 67 से 69 तक चला था। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। फिर देखिए 80 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ और द्वितीय मैसूर युद्ध में फिर से अंग्रेज को ही हारना पड़ा और यहाँ पे जो संधि हुई वो थी मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई और दूसरा भी मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। तीसरा मैसूर युद्ध देखिए 1790 से 92 में हुआ जिसमें टीपू सुल्तान हारे और यहाँ पे जो संधि हुई वो थी श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी जिसमें आप देखेंगे टीपू सुल्तान हारे हैं। और ये तीसरा युद्ध है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ और कौन सी संधि से समाप्त हुआ। और चौथा जो हुआ है ये देखिए हुआ है 1799 में और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। श्रीरंगपत्तनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार वंश। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान के बाद राजवंश की कौन था जिसने शासन शुरू किया मैसूर पर। तो वहाँ का पुराना राजवंश था बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई और बोडियार वंश के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई, यानी कि उनको पूरी तरह से अपाहिज बना दिया गया, अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है जो आपको देखना है। यहाँ पे देखिए एक दिया है, ये शेर है जो कि खिलौना शेर है, यानी कि ये आपका लोहे का बना हुआ शेर है जो कि एक अंग्रेज सिपाही को काट रहा है। टीपू का खिलौना शेर है। ये देखिए यह टीपू की एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 में जब अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। अंग्रेज भी कितने अजीब हैं, भारत का जो कुछ भी मिला सब ले जाके ब्रिटेन पहुंचा दिया। इन्होंने टीपू सुल्तान का खिलौना भी नहीं छोड़ा, इन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार भी नहीं छोड़ी। इनका तलवार भी ये लोग ब्रिटेन उठा ले गए और वहाँ पे म्यूजियम में रखा है। आज तक इस तलवार में जंग नहीं लगी है। तो ये लोग भारत की जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, अमूल्य बहुमूल्य और बढ़िया चीज़ें थी, ये सब ब्रिटेन उठा के ले गए। सब कुछ ले जाके ब्रिटेन के म्यूजियम में, ब्रिटेन के शाही उसमें संग्रहालय में जमा कर दिया। भारत की कोई चीज़ ये लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, जो भी मिलता था वही लेके चले जाते
जाते थे। खिलौना तक तो छोड़ा नहीं इन लोगों ने, और बाकी चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है। मराठों से लड़ाई, वो आपने देखा मैसूर युद्ध और किस तरह से टीपू सुल्तान और हैदर अली से साम्राज्य को छीन लिया गया। अब मराठों को देख लीजिए, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। अब कंपनी को लगा कि मिला जुला के बचे हैं मराठे जो हमें चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए इनका जो फोकस है ये किस पर आया, मराठों के ऊपर आया और उनको समाप्त करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। देखिए 1761 में हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध। मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हराया और फिर दिल्ली से शासन करने का मराठों का सपना खत्म हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को की बागडोर किसको दे दिया गया, कहीं सिंधिया, कहीं पे होलकर, कहीं पे गायकवाड़ और कहीं पे भोसले। पूरे मराठा साम्राज्य को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग लोगों को दे दिया गया, जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता है, पुणे में रहता है और इनके मंडल का प्रमुख है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मराठों में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध देखिए 1782 में हुआ। कौन सी संधि से समाप्त हुआ, सालबाई की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1782 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ है। सालबाई की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ, ये खत्म हो गया, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता, यानी कि ये टाई रहा। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध उसके 20 साल बाद देखिए 1813 से 5 में हुआ। कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आया, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों को फायदा हो गया। अंततः तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817-19 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1817 से 19 के दरमियान तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और मराठों की ताकत को यहाँ पे पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया, जहाँ पे झांसी की रानी का पालन पोषण हुआ है। कानपुर के बिठूर में पेशवा भेज दिया गया, जो कभी पुणे में इतने ठाट बाट के साथ रहते थे। तीसरे मराठा युद्ध के बाद वो पूरी तरह से उनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और उनको आकर के बिठूर में एक छोटी सी रियासत में अपना जीवन आगे काटना पड़ा था। आगे कह रहा कि उन्हें भेज दिया गया बिठूर के पास और कैसा, पेंशन पर भेज दिया गया कि पेंशन मिलेगा आपको। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। विंध्याचल के दक्षिण का जितना क्षेत्र है, मैसूर, मराठा, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सब अंग्रेजों के हाथ में आ चुके हैं। इन पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। सर्वोच्चता का दावा, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों का में दिखाई देती है। जैसे जैसे पावरफुल होते जा रहे हैं, साम्राज्य विस्तार होते जा रहा है, अब ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने आप को सर्वोच्च बता रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे कह रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहाँ की रानी थी जिनका नाम था चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया था कर्नाटक के क्षेत्र में और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना, देखिए ये नाम याद रखिएगा, रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा।
चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाई, विद्रोह किया। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपको आगे के अध्याय में देखने को मिलेंगी। इतना आसान भी नहीं था कि अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर अधिकार कर लेते और बिना रोक टोक अपने हिसाब से काम करते। अभी भी इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में ना फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। देखिए, इन्होंने अफगानिस्तान के इलाके में काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, रीजन की रूस वहां से भारत में ना एंट्री कर ले, और युद्ध में उन्होंने बहुत सारे अपने धन और जन गंवाए भी, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल कर लिया था। आगे कह रहा है कि और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के टाइम पीरियड में ये सिंध का जो क्षेत्र है ये भी अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल हो गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, यानी कि रणजीत सिंह का शासन था पंजाब में, उन्होंने कंपनी की दाल पंजाब में नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण किया। 1849 आते आते पंजाब को भी मुगल मतलब जो है अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी कि रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक उनका साम्राज्य नहीं विलय कर पाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब भी अब इनके साम्राज्य में शामिल हो चुका है 1849 आते आते। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल डलहौजी के टाइम पीरियड, ये विलय की अंतिम नीति है जिसके तहत भारत के बचे हुए क्षेत्रों को भी साम्राज्य में मिलाने का काम किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। जिसका वाजिब पुत्र नहीं होता था, उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसके साम्राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते थे राजा की मृत्यु के बाद। और इसके तहत देखिए क्वेश्चन आता है क्रम बनाने के लिए भी और ईयर मिलाने के लिए भी। तो सबसे पहले इसका शिकार सतारा हुआ 1848 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे जो विलय हुआ वो संभलपुर का हुआ 1850 ईस्वी में। तीसरा जो हुआ उदयपुर का विलय हुआ 1852 में। चौथा नागपुर हुआ 1853 में और आपका पांचवा झांसी हुआ 1854 में और 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। वही कह रहा है ये सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी कि 1856 आते आते कंपनी ने अवध को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये चीज़ याद रखिएगा। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध के जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध को कब्जा मतलब उस पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। वो कह रहे हैं कि अवध की जनता का नवाब शोषण कर रहे हैं, अवध की जनता का विकास नहीं हो रहा है और उनका विकास करने के लिए, शोषण मुक्त करने के लिए हम मजबूर हैं, इसीलिए हमें अवध पर अपना साम्राज्य स्थापित करना पड़ रहा है, ऐसा अंग्रेज कह रहे हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों ने 1857 के महान विद्रोह में भी ये लोग क्या हो गए, शामिल हो गए। 1857 के महान विद्रोह में अवध की जनता भी शामिल हो गई क्योंकि उनके नवाब को बड़े अपमानित तरीके से बिना किसी गलती से के राजगद्दी से उतार दिया गया था। अब देखिए कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया है कि आप एक दिन राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, आपको कैसा लगेगा, राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे।
ये देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल है। निश्चित ही आदमी लड़ेगा क्योंकि उसका सपना है कि वो बड़ा होकर राजा बनेगा। और जैसे अंग्रेज जो हैं ये क्या करते हैं, विलन नीति के तहत कह देते हैं कि आप उनके वाजिब संतान नहीं, इसलिए राजा नहीं बनेंगे, जबकि इसके पहले नियम था कि राजा बन सकते थे। ये देखिए जब शुरुआत में अंग्रेज आए थे तो इनका साम्राज्य येलो कलर से दिखाया गया कि शुरुआत में जब ये आए तो बंगाल में अधिकार है, इन क्षेत्रों में छुटपुट कहीं कहीं इनका क्षेत्र है। जब व्यापारी के रूप में आए और बंगाल पर अधिकार किया है। ये देखिए पिक कब का है, 1797 तक का ये भारत का पिक है जब अंग्रेजों का अधिकार इतने क्षेत्रों में है। 1840 आते आते देखिए इनका अधिकार कितने बड़े क्षेत्र पे हो गया है। आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। इनका अधिकार भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे हो गया, पूरा बंगाल, असम ये क्षेत्र, फिर इस तरह से सब क्षेत्र क्या हो गया है, इनके साम्राज्य में आ गया। और 1840 के बाद का दृश्य देखिए, ये है 1857 जब विद्रोह हुए हैं, उस समय देखिए भारत के मैक्सिमम हिस्से इनके साम्राज्य में शामिल हो चुके हैं। कितना तेजी से वृद्धि कर रहे हैं, कितना तेजी से इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार किया है और भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया है। अब देखिए आया है नए शासन की स्थापना यानी कि नए शासन की स्थापना कैसे हो रही है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 है, उस बहुत मतलब ये जो है इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। आपको मैंने कल बताया था कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो वारेन जो है वो विलियम बेंटिंक है, लेकिन अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ लेगा तो वारेन हेस्टिंग है। यानी कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसी वजह से इनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। हालांकि इसके पहले बंगाल के जो गवर्नर हैं वो क्लाइव कहे जाते थे और क्लाइव के बाद जो बने हैं गवर्नर जनरल वो हैं आपके वारेन हेस्टिंग। इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण फेमस पर्सनालिटी, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे काम किए। सबसे पहला इन्होंने जो क्लाइव के द्वारा जारी द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। दूसरा इन्होंने दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। तीसरा इन्होंने जो अस्थायी बंदोबस्त आगे चल के आप पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के टाइम में, उसको इन्होंने पहले लागू किया था 5 वर्षों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि 5 वर्षों के लिए बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो ये लागू किया था वारेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कह रहा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी कि जो वारेन हेस्टिंग है इनके टाइम पीरियड तक जो कंपनी है ये बंगाल ही नहीं बल्कि मुंबई, मद्रास इन सभी क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुकी थी या अपनी सत्ता की स्थापना कर चुकी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये बात याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश प्रशासनिक क्षेत्र है इसको इकाइयों में बांटा गया था और ये सभी प्रेसिडेंसी कहलाते थे। जैसे शुरू में 3 प्रेसिडेंसियां हैं, एक मद्रास प्रेसिडेंसी है, दूसरा मुंबई प्रेसिडेंसी है और तीसरा आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है। तो बंगाल मेन है और यहीं पे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल जिनका क्षेत्र विस्तार अब जो है क्राइटेरिया मुंबई और मद्रास तक फैल चुका है। और ये कौन है, वारेन हेस्टिंग है जिनके टाइम पीरियड में ये उपलब्धि हासिल हुई है। आगे देखिए जिन्हें प्रेसिडेंसिया कहा जाता था उस समय 3 प्रेसिडेंसिया थी। ये एग्जाम में आया हुआ है कि वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में कितनी प्रेसिडेंसिया थी या महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियों के नाम बताइए। तो 3 है, बंबई, मद्रास और आपका बंगाल। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और इनका शासन कौन करता था, गवर्नर करते थे। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। यानी कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हैं बंगाल के और इनके अंडर में और जो काम कर रहे हैं वो गवर्नर कहलाते हैं जो मद्रास में है और मुंबई में है। ये चीज़ याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग ने बहुत सारे काम किए हैं, आपने देखा है। इन्होंने भूमि सुधार का काम भी किया है। इन्होंने द्वैध शासन यानी कि डायआर्की को समाप्त करके पूरा जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल के हाथ में केंद्रित किया। इन्हीं के टाइम पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में जिसके तहत कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये वारेन हेस्टिंग ही हैं जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी के लिए न्यायालय की स्थापना की। कलेक्टर के पोस्ट का स्थापना भी हुआ जो कि कलेक्शन करने का काम करता था। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के टाइम पीरियड में हो रही हैं।
1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। देखिए 1772 में न्यायालय की स्थापना की बात की गई और बात किया गया कि हर जिले में कम से कम 2 न्यायालय होगा, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों की मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। दीवानी आप सभी को पता है, जमीन जायदाद से जुड़े हुए जो मैटर होते हैं उसको दीवानी मैटर कहा जाता है। और जो आपका दीवानी मैटर है इसको कौन देख रहा है? एक ब्रिटिश व्यक्ति देख रहा है, जिसकी मदद कौन करेगा? भारत के जो पंडित हैं और जो इस्लाम धर्म के बारे में जानने वाले मुफ्ती हैं, ये लोग इनकी मदद कर रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फौजदारी जो है पंडित के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत था, लेकिन जो फौजदारी काम है, न्यायालय है, ये कौन देख रहे हैं? ये देख रहे हैं काजी और मुफ्ती। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दीवानी मामले हैं, जो आपके ज़मीन और जायदाद से जुड़े हुए, उसको ब्रिटेन का व्यक्ति देखेगा और उसकी मदद करेंगे यहाँ के जो काजी हैं, यहाँ के जो पंडित हैं न्याय करने में। और जो फौजदारी मैटर है उसको कौन देखेगा? उसको काजी देखेंगे और मुफ्ती देखेंगे, ये लोग इसको देखेंगे, ये क्या करेंगे? लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे और इनके ऊपर भी अंग्रेज का कंट्रोल होगा, जो कि कलेक्टर होगा। यानी कि सभी महत्वपूर्ण मामले पे अब अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका है। मदद वो स्थानीय लोगों से ले रहे हैं, लेकिन कंट्रोल इन्हीं का है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स का पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स। और यहाँ पे ये चीज़ भी देख लीजिएगा, इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया था। देखिए काजी कौन थे? काजी एक न्यायाधीश होते थे। मुफ्ती कौन है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते थे। यानी कि काजी के अंडर में होते थे मुफ्ती। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ वकील होते हैं, वकील जो होते हैं वो बताते कि कौन सी धारा के तहत कौन सा बनना चाहिए, और फिर जो है उसी दलील के आधार पर जो न्यायाधीश होते हैं वो न्याय करते हैं। ऐसे ही काजी होते थे और मुफ्ती होते थे। काजी न्यायाधीश होता था और इसकी मदद कौन करता था? मुफ्ती करता था। महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो आपके यहाँ राज्यसभा है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पे कहा जाता है, और आपके यहाँ के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के जैसे वहाँ कहा जाता है। संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है, इसे महाभियोग कहते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा करके मुकदमा दायर किया जाएगा, और जो मुकदमा है ये चलेगा कहाँ? तो ये चलेगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स जहाँ पे सुनवाई होती थी, और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के ऊपर भी मुकदमा चलाया गया था। कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला था। ये ब्रिटिश की संसद है, और याद रखिएगा ये किसने किया है मुकदमा इनके ऊपर? बर्क ने किया है। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगा था जब वो वापस लौटे थे इंग्लैंड। ये भी आया है कि वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा किसने दर्ज किया था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बर्क महोदय ने ये दर्ज किया था। आगे देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो हमें देखना है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही 11 पंडितों की एक समिति बनाई गई और उन्होंने भारत के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके एक अलग से कानून बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग पंडितों के द्वारा अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या की जाती थी, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाता था। इसलिए देखिए 11 पंडितों का एक कमेटी आई और उन्होंने अनुवाद किया और सही मायने में उन्होंने क्या किया, एक नियम कानून बना करके इनको उपलब्ध कराया ताकि शासन करना आसान हो। एन.डी. हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई, यानी कि मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई है। कब तक? 1778 में।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 1774 में हुई है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत किया गया है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। लेकिन कब किया गया, 1774 में, एक वर्ष बाद। ये भी क्वेश्चन आया कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा और भी न्यायाधीश थे। इसके जो अन्य न्यायाधीश थे उसमें चैम्बरलिन भी थे और हाइड भी थे। हाइड और चैम्बरलिन भी थे, यानी कि चैम्बरलिन और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश भी हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीली अदालत, जिसको सदर निजामत की बात की जाती है, ये भी स्थापना किया गया था। साथ ही भारतीय जिलों में कलेक्टर, देखिए सबसे बड़ा ओहदा होता था। भारतीय जिलों में कलेक्टर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो सबसे बड़ा ओहदा था उस समय। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना है। वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है, लगान कलेक्ट करता है और कर कलेक्ट करता है, इसीलिए इसको कलेक्टर कहा गया है। तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता है। और क्या करेगा, वो जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। किसकी मदद से, पुलिस, न्यायाधीश और दरोगा की सहायता से कानून व्यवस्था को, शांति को, बाकी चीज़ों को भी बनाए रखने का काम करता है कलेक्टर। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। इसके आने से जो पुराने सत्ता केंद्र थे वो आप कहीं ना कहीं बेकार हो गए या उनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। आगे कह रहा है कंपनी की फौज। कंपनी की फौज क्या है, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। यानी कि जो अंग्रेज हैं, इन्होंने भारत में जो सत्ता की स्थापना की है, उसका जो आधार है वो उनकी सेना है। सेना के बल पर ही उन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया। सेना के बल पर साम्राज्य को अपने अस्थायी बनाने का प्रयास भी किया है। सेना के बल पर ये सारा काम कर रहे हैं। आगे है मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित लोग होते थे और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। ये देखिए, कंपनी की फौज जो है वो अलग है। ब्रिटिश जो आपके मुगल हैं, इन्होंने अपनी कुछ सेना रखी है, साथ ही वो अपने इक्तादारों से, जमींदारों से, अपने अन्य सामंतों से सेना प्राप्त कर लेते हैं और उनकी सेना में मोस्टली घुड़सवार होते हैं और पैदल होते हैं। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेजी अपनी सेना को सिपाही, यानी कि जो अंग्रेजी शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे, आर्मी कहते थे। हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलता था, सिर्फ क्षत्रिय ही सेना में शामिल होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो मुगल साम्राज्य है, इन्होंने इस व्यवस्था पे नहीं ध्यान दिया और इन्होंने किसानों को भी सेना में शामिल किया और बहुत सारे लोगों को सेना में शामिल किया। अंग्रेजों ने भी इस रूल को आगे फॉलो किया और वो सभी लोगों को सेना में शामिल किया जो शरीर से हिष्ट पुष्ट थे और उनके लिए सैनिक का काम कर सकते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही यानी कि मस्केट, तोड़ीदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना की सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। यानी कि जब अंग्रेजों ने बहुत सारे नए नए टेक्निक ढूंढ लिए, जैसे बंदूक ढूंढ लिया, तो ऐसे में
अब घोड़े वाले सेना की उतनी जरूरत नहीं रहेगी, घुड़सवार सेना की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि पैदल सेना की महत्व बढ़ गया, जो कि पैदल चल के ही व्यक्ति दोनों हाथों का उपयोग करके बंदूक का उपयोग कर सकता है। क्योंकि उस समय जो बंदूक है वो तोड़ीदार है, जिसमें दोनों हाथ का उपयोग करना पड़ता था, काफी भारी भरकम होते थे, तो ये घोड़े पे बैठ के नहीं हो सकता था। तो घोड़े वाले सैनिकों की संख्या इन्होंने घटा दिया और इनकी सेना में पैदल प्रशिक्षित सेना शामिल हो गई, जो बंदूकों को चला सकती थी, बंदूकों का उपयोग कर सकती थी। आगे देखिए, कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब सिपाहियों को क्या सिखाया जा रहा है? यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है बार बार, ताकि वो परफेक्ट हो सके, और उनको अनुशासन सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने लीडर की बात को मानना है, जब वो कहे शूट तो कैसे शूट कर देना है। ये चीजें अब उनका जीवन पहले से ज्यादा अलग हो गया है। अब सेना बिल्कुल पहले से ज्यादा प्रशिक्षित हो चुकी है, अनुशासित हो चुकी है और बहुत ही वेल ट्रेंड हो चुकी थी। कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार अज्ञात भारतीय चित्र यहाँ पे दिया है, जो कि कुछ खास बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, नियंत्रित था। इस कोशिश से कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। जब ये सेना को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, अनुशासन सिखा रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, उस समय ये बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे जाति और धर्म से जुड़ी हुई जो बंदिशें हैं, जैसे टीका नहीं लगाना है, पगड़ी नहीं बांधना है, ताबीज़ नहीं पहनना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने निषेध लगाया, जिससे कि भारतीय आहत हुए और अंग्रेजों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जैसे आप देख रहे हैं कि जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? नहीं, ये संभव नहीं है। वो अपने धर्म और अपनी जाति को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ, ये इस दुनिया की झलक दिखाता है कि जो सिपाही है इनकी अपनी भी पहचान है। वो इस बात का एहसास करते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, उनके धर्म, उनके संस्कृति में परिवर्तन लाया जा रहा है और उनका जो कल्चर है वो अब बदल रहा है। वो अपने धर्म से, अपनी चीज़ों से दूर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया जा रहा है और इसी बात का वो विरोध करते हैं। और ये 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है सिपाहियों के मन का असंतोष, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ था। जब चर्बी वाले कारतूस को इन्होंने मुख से खींचने से मना कर दिया, क्योंकि चर्बी में जो चर्बी वाले कारतूस थे, ऐसा जो है जांच में पता चला कि उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिक्स थी, जिसको सिपाहियों ने अपने दांत से, अपने मुख से खींचने से मना कर दिया और इस वजह से विद्रोह हुआ था। अंग्रेज इस बात को मान नहीं रहे थे और सिपाहियों ने करने से मना किया, जिस पर उन्हें सजा दी गई, गिरफ्तार किया गया और एट लास्ट वो लोग विद्रोह पर उतारू हो गए और 1857 की क्रांति का रीजन बन गया। तो ये देखिए, इसको हम लोग अध्याय 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात है निष्कर्ष की। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो व्यापार करने के लिए आई है, एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। यानी कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कायम करना शुरू कर दिया। जो कह रहे थे कि हमने भारत को ना चाहते हुए विजय किया है, हमें इसे विजय करने का कोई इरादा नहीं था, जबकि ऐसा नहीं है। ये अपनी सेना बढ़ा रहे, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं सबको समाप्त कर रहे हैं। आपने देखा कि इन्होंने कैसे मैसूर के शासकों को समाप्त कर दिया, क्योंकि वो इनको खतरा लग रहे थे। क्योंकि मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में तब भी और आज भी बड़े पैमाने पे चंदन की लकड़ियां पाई जाती थी, जिसका ये लोग निर्यात करना चाहते थे। इसके अलावा आपने देखा था कि सूती और रेशमी कपड़ों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया था अपने क्षेत्र में टीपू ने, और मसालों को भी इन्होंने निर्यात नहीं करने दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें समाप्त कर दिया और मैसूर राजवंश समाप्त हो गया। इसके बाद जो ज़्यादा पावरफुल थे वो थे मराठे, और अंग्रेजों ने फिर मराठों की ओर ध्यान केंद्रित किया और लगातार 3 युद्ध लड़े 20-20 वर्षों के लगभग अंतराल पर, और तीसरे युद्ध में मराठे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए और फिर अंग्रेजों का प्रतिरोध करने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी। आपने देखा कि कैसे इन लोगों ने अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को, सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया और रणजीत सिंह की मृत्यु के
जिसके बाद इन्होंने पंजाब के क्षेत्र को भी मुगल साम्राज्य में मिला दिया। और अब आप देख सकते हैं कि भारत में दक्षिण से लेकर के अफगानिस्तान तक का जो इलाका है इनके साम्राज्य में आ चुका है। अब जो बचा है वो आपका केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र का कुछ ही क्षेत्र बचा है, बाकी सभी क्षेत्रों को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और आपके जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हैं, इनका टाइम पीरियड आते आते भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को भारत के साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये चीज़ें ये लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने बेखबरी के दौर में भारत को जीता था, हमने जानबूझ के नहीं जीता। जबकि आप देख रहे हैं कि सब कुछ ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, साजिश के तहत कर रहे हैं। और उसके लिए जो जो तरीके अपनाए जा सकते थे वो सारे तरीके अपना रहे हैं ताकि भारत को विजित किया जा सके और उस पर कंट्रोल कायम किया जा सके। क्योंकि ये कहते थे कि भारत हमारा सबसे कीमती गहना है जिसे हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें यहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम होता था, हर तरह के फायदे इन्हें भारत से मिलता था, इसलिए वो भारत को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाह रहे थे और अपना स्थिति मजबूत करते हुए जा रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। 19वीं सदी का जो आप देख रहे हैं शुरुआती दौर है, इस समय भाप के इंजन का आविष्कार हो गया। भाप के इंजन के आविष्कार से रेलवे भी अब तेजी से चलने लगा। इसके अलावा जो आपके पानी के जहाज हैं इनमें भी तेजी से अब ये भी तेजी से चलने लगे थे, जिसकी वजह से अब जो आयात निर्यात है, जो व्यापार है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों से यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। यानी कि कितना ज़्यादा परिवर्तन आया भाप इंजन की वजह से। जो रास्ते 6 से 8 महीने में तय किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, वो अब मात्र 3 हफ्तों में, यानी कि 1 महीने भी नहीं लग रहे हैं। और ये लोग अपने ब्रिटेन से भारत और भारत से ब्रिटेन पहुंच जा रहे हैं। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। अब अंग्रेज ही नहीं, उनकी की पूरी फैमिली भारत आने लगी। 1 महीने में भारत पहुंच जाते थे, 1 महीने में ब्रिटेन और 2 महीने में उनकी यात्रा पूरी हो जाती थी। इस तरह से अब अंग्रेज बड़े पैमाने पे आने लगे, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, पत्नी सभी लोग आने लगे भारत। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देख रहे हैं आप, 1857 की जो क्रांति है तब तक भारत के 63% जो महत्वपूर्ण भूभाग है उस पर इनका अधिकार है और 78% आबादी जो जनसंख्या है इनके प्रत्यक्ष कंट्रोल में है, सीधे कंट्रोल में है। जो थोड़ा बहुत बचा है ये उतना ज़्यादा अब जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, यहीं पर थोड़े थोड़े क्षेत्र बचे हैं जिनको जीतना, अपने साम्राज्य में मिलाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। 1857 आते आते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका है। पूरा का पूरा लैंड, पूरी की पूरी जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के कंट्रोल में है। यानी कि 1857 आते आते हमारा देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का पूरी तरह से गुलाम हो गया था। तो आज का चैप्टर काफी शानदार रहा और ये रहा आपका आखिरी पड़ाव जो कि हम पढ़ते हैं विश्व के बारे में कि अन्यत्र उस समय क्या हो रहा था। जब इंडिया में ये सारी चीजें अंग्रेज कर रहे हैं तो विश्व में क्या हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, उस समय जब भारत में अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हैं, दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पे दास का व्यापार हुआ करता था। देखिए कितना भयावह स्थिति है। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जल्दी ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजार में बेचा जाने लगा। यानी कि जबरन लोगों को पकड़ लेते थे ये लोग, पकड़ने के बाद उन्हें जबरदस्ती ले जाकर बेच दिया जाता था और जबरदस्ती उनको ले जाकर के चाय बागानों में, मिलों में मार मार करके उनसे काम करवाया जाता था। तो लोगों को, चूँकि ज़्यादातर जनजातियां हैं दक्षिण अफ्रीका में जो कि काफ़ी कमज़ोर हैं आर्थिक, राजनीतिक और हर पृष्ठभूमि से, तो उनको पकड़ना, उनके साथ जाति करना इन विदेशियों के लिए काफ़ी आसान था। तो वहाँ की जनजातियों को जबरन पकड़ पकड़ करके ये लोग ले जा रहे हैं और दास बना करके बेच दे रहे हैं। तो ये देखिए ये स्थिति जबरदस्ती चल रही है। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप ऑफ निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे निजी जो दास हैं ये आपके 36,774 हैं। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने यहाँ होने वाली
नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। 1824 में केप में एक यात्री जाता है और उस यात्री ने आंखों देखा एक विवरण जो है वो लिखा अपनी यात्रा विवरण में। देखिए कितना खतरनाक है। कह रहा यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी, देखिए ये कह रहे हैं कि ये जब मालूम चला कि यहाँ पे पशुओं की और बैलों की नीलामी होने वाली है तो इन लोगों ने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिखाई दे। हाँ, कह रहा है यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे पशुओं की नीलामी होती है, पशु खरीदे जाते हैं, सामान खरीदे जाते हैं, ऐसे यहाँ पे लोगों को खरीदा जा रहा है। और खरीदे जाने में 4 लोग हैं, एक माँ है और माँ के साथ कौन है, माँ के साथ उनके बच्चे हैं। ये 4 लोग हैं जिनको बेचा जा रहा है, पशुओं के समान उन्हें परखा जा रहा है कि कौन हमारे ज़्यादा काम का है, कौन ज़्यादा काम कर सकता है, तो इस परखा जा रहा है। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। अलग अलग लोगों ने उन 4 लोगों को खरीद लिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद जो दर्शक हैं उनके चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। यानी कि जब माँ और उसके 3 बच्चों को बेचा गया, अलग अलग व्यापारियों ने 4 को खरीद लिया। माँ अपने बच्चों को देख करके दुखी हुई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बच्चे भी अपने माँ बाप से लिपट गए। और इस दृश्य को देख करके जब आदमी के अंदर दिल तकलीफ होना चाहिए, दुख होना चाहिए, ऐसे दृश्य को वहाँ देख करके जो लोग खरीद रहे थे वो सारे लोग हंस रहे हैं। उनको हंसी आ रही है कि किस तरह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। यानी कि इतना आदमी संवेदनशील हो जाता है जब वो स्वार्थी होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिटिश अपने आप को सभ्य कहते हैं, ये कितना ज़्यादा असंवेदनशील हैं कि इन्हें किसी के परिवार को बेचना और ये सब करना बहुत आसान लगता है। तो यहाँ कुछ खास बात नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आज के क्वेश्चन को, और बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। दीवानी क्या है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि दीवानी क्या है। शेर मैसूर किसे कहा गया, फौजदारी अदालत, रानी चिन्नम्मा, सिपाही और वारेन हेस्टिंग। तो निश्चित ही बहुत आसान है। भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, टीपू सुल्तान। ये शेर आप मैसूर कौन है, टीपू सुल्तान है। फौजदारी जो अदालत है ये इसको कहते हैं फौजदारी अदालत, सेम वही आपका मिक्स होगा। रानी चिन्नम्मा कल आपने पढ़ा था कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, बाद में रायन्ना ने भी किया था। सिपाही को सिपॉय कहा जाता था, ये आप आराम से कर सकते हैं। भू राजस्व जो है वसूल करने का अधिकार किसको होगा, तो ये आपका दीवानी। दीवानी मैटर जो होता है वो भू राजस्व वसूल करने के अधिकार से जुड़ा होता है, दीवानी, जिसमें भू राजस्व आते हैं। तो ये आपका मैच हो चुका है। इसके लिए आपके पास कोई और भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए मैंने आपको कहा था ना भारत का पहला गवर्नर जनरल तो सही मायने में कौन है, वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक है, लेकिन अगर विलियम बेंटिक ऑप्शन में ना हो तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सही होगा वारेन हेस्टिंग। बिकॉज आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में भी भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को ही माना जा रहा है। इसीलिए आयोग जब पूछता है और ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं होता तो वारेन हेस्टिंग को ही सही मान लेता आयोग, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 8 में देखिए दिया हुआ है कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग है, जबकि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था। देखिए रिक्त स्थानों को भरना है। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग से शुरू हुई थी। अंग्रेजों की जीत कौन से जंग से शुरू हुई, तो ये प्लासी के युद्ध से शुरू हुई थी। प्लासी युद्ध के जो जंग है इसी से शुरू हुआ है अंग्रेजों की जीत बंगाल में। दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। आप सभी को पता है कि मैसूर के शासक हैं ये लोग। बहुत आसान है, आप लोग आंसर राइटिंग जरूर किया करें। और मैंने आपसे कहा था कि अगर लिखने में आपको लगता है कि समय लगता है तो स्पीकर का यूज़ करें, स्पीकर में बोल दें, फटाफट नोट हो जाएगा। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया था, हड़प की नीति। हड़प की नीति इनके द्वारा लाई गई थी, आप सभी को पता है।
इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। हड़प का सिद्धांत कहिए या व्यपगत का सिद्धांत कहिए, लैप्स की नीति भी कहते हैं। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो आप देख रहे हैं ये आपके मध्य और दक्षिण, या दक्षिण नहीं कह सकते हैं तो दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का इलाका आता है तो ये दक्षिण पश्चिम भी हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे में रहते हैं। सही या गलत बताना है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, नहीं, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, नहीं, भारत के साथ व्यापार करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। आगे चल के इनके बीच में आपने देखा था किस तरह से होड़ भी होने लगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और मुनाफा घटता गया। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा हैं, बिल्कुल इनकी 2 राजधानियां हैं, लाहौर इनकी राजनैतिक राजधानी है और अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी। आप लोगों को बताया था मैंने। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, गलत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने का प्रयास किया, ये आपका गलत हो जाएगा, केवल आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। देखिए आगे और भी क्वेश्चन है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों का विवाद था? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। बहुत अच्छे से मैंने बताया है आपको, तो आराम से बता सकते हैं। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। और कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। यानी कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा और आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपको टाइप करके करना पड़े या स्पीकर में बोल के करना पड़े, आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए। ये आपके प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को बार बार रिविजन कीजिएगा और यहाँ से नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हेडिंग डाल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है उसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा और उम्मीद है कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।